नमस्कार, हार्दिक स्वागत करता हूं मैं आपका भारत एक्सप्रेस पर। मैं हूं आपके समक्ष संगम राय और आप देख रहे हैं हमारा खास शो गुनहगार। आज गुनहगार में 3 बड़ी खबरों पर होगी हमारी खास नजर। सबसे पहले बात करेंगे उस मामले की जिसमें 91 गवाह, सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल लोकेशन और एफएसएल रिपोर्ट जैसे अहम सबूतों के आधार पर दिल्ली पुलिस ने ताहिर हुसैन के खिलाफ अपना केस मजबूत होने का दावा किया है। इसके बाद रुख करेंगे जम्मू कश्मीर का, जहां नार्को टेरर नेटवर्क पर बड़ी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान समर्थित 10 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है। अब इस हाई प्रोफाइल मामले में ट्रायल शुरू होने जा रहा है और आखिर में बात करेंगे देश की सबसे सुरक्षित माने जाने वाली तिहाड़ जेल की, जहां सलाखों के पीछे रिश्वतखोरी के नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ है। 16 हेड वार्डर समेत 11 लोगों की गिरफ्तारी ने जेल व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे उस मामले की जिसमें 91 गवाह, सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल लोकेशन और एफएसएल रिपोर्ट जैसी अहम सबूतों के आधार पर दिल्ली पुलिस ने ताहिर हुसैन के खिलाफ अपना केस मजबूत होने का दावा किया है। हमारी खास रिपोर्ट देखिए। दिल्ली की सड़कों पर फैली हिंसा, कई इलाकों में मची अफरा तफरी और उसके बाद शुरू हुई एक ऐसी जांच जिसमें हर सबूत को जोड़कर मामले की कड़ियां तलाशने की कोशिश की। फरवरी साल 2020, उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों की वो तारीख जिसने देश को झकझोर कर रख दिया। कई दिनों तक चली हिंसा में 53 लोगों की जान गई, सैकड़ों लोग घायल हुए और करोड़ों रुपए की संपत्ति जलकर राख हो गई। इन्हीं दंगों में इंटेलिजेंस ब्यूरो के कर्मचारी अंकित शर्मा की हत्या का मामला पूरे देश में सबसे ज्यादा चर्चा में रहा। 26 फरवरी 2020 को चांदबाग पुलिया के पास खजूरी नाले से उनका शव बरामद हुआ था। पोस्टमार्टम में सामने आया कि उनके शरीर पर 51 गंभीर चोटें थीं। इस घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया। शुरुआती जांच में ही साफ हो गया था, ये कोई सामान्य मौत नहीं बल्कि बेहद क्रूर हत्या का मामला है। यहीं से दिल्ली पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने हत्या की जांच शुरू की। वहीं जांच अधिकारियों के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि पूरा इलाका दंगों की आग में जल चुका था। कई जगह आगजनी हुई थी, भारी पत्थरबाजी हुई थी और हजारों लोग सड़कों पर थे। कई सीसीटीवी कैमरे क्षतिग्रस्त हो चुके थे, जबकि कुछ कैमरों का रुख बदल दिया गया था। इसलिए जांच एजेंसी ने शुरुआत से ही यह तय किया कि मामला सिर्फ गवाहों के बयानों पर नहीं बनाया जाएगा, बल्कि हर सच्चाई को वैज्ञानिक और टेक्निकल एविडेंस से जोड़ा जाएगा। वहीं जब जांच आगे बढ़ी तो पुलिस को एक बेहद खास वीडियो मिला। ये वीडियो किसी सीसीटीवी कैमरे का नहीं था, बल्कि एक चश्मदीद गवाह ने अपने मोबाइल फोन से रिकॉर्ड किया था। इस वीडियो में 3 लोग चांदबाग पुलिया के पास खजूरी नाले में एक शव को फेंकते हुए दिखाई दे रहे थे। पुलिस ने इस वीडियो को जब्त किया। इसके बाद इसकी फोरेंसिक जांच कराई गई और कोर्ट में इलेक्ट्रॉनिक्स एविडेंस के तौर पर पेश किया गया और इसी वीडियो की मदद से जांच एजेंसी हत्या के बाद शव को ठिकाने लगाने की पूरी कहानी अदालत के सामने रखने में कामयाब रही। दिल्ली दंगों के सबसे चर्चित मामलों में शामिल अंकित शर्मा हत्याकांड में अब ट्रायल कोर्ट का फैसला आ चुका है। करीब 6 साल तक चली जांच और 91 गवाहों की गवाही, सीसीटीवी फोटोज, मोबाइल लोकेशन, एफएसएल और पोस्टमार्टम रिपोर्ट जैसे वैज्ञानिक और डिजिटल सबूतों के आधार पर पुलिस ने अदालत के सामने घटनाक्रम की पूरी कड़ी पेश की। सवाल ये है कि आखिर इन सबूतों ने इस हाई प्रोफाइल केस को कैसे अंजाम तक पहुंचाया।
जांच के दौरान कई गवाहों को आरोपियों की तस्वीरें दिखाकर उनकी पहचान कराई गई। बचाव पक्ष ने इस प्रोसेस पर सवाल उठाया, लेकिन अदालत ने साफ किया कि फोटो पहचान और टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड सिर्फ जांच में मदद करने वाले रिसोर्स हैं। इस मामले में कई गवाहों ने कोर्ट में आरोपियों की पहचान की, जिसे ट्रायल कोर्ट ने जरूरी माना। वहीं सुनवाई के दौरान कोर्ट ने जांच की गंभीरता को देखते हुए खुद घटनास्थल का निरीक्षण किया। ट्रायल जज सरकारी और बचाव पक्ष के वकीलों के साथ मौके पर पहुंचे। कोर्ट ने पुलिस के तैयार किए गए साइट प्लान का मिलान मौके से किया और उसे सही पाया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने साफ इशारा दिया कि अंकित शर्मा पर बेहद क्रूर तरीके से हमला किया गया था। जांच एजेंसी ने कोर्ट को बताया कि अंकित शर्मा का केस सामान्य मारपीट का मामला नहीं, बल्कि एक सोची समझी और निर्मम हत्या थी। जांच में यह भी सामने आया कि शव के कुछ हिस्सों को जलाने की कोशिश की गई थी। ऐसा मृतक की पहचान छिपाने और जांच को गुमराह करने के मकसद से किया गया। बता दें, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अंकित शर्मा के शरीर पर धारदार और कुंद हथियारों से किए गए 51 घावों की पुष्टि हुई। पुलिस की तरफ से जुटाए गए डिजिटल फोरेंसिक और चश्मदीद गवाही के आधार पर अदालत ने पूर्व आम आदमी पार्टी पार्षद ताहिर हुसैन और 4 दूसरे आरोपियों को हत्या, दंगा और अन्य गंभीर धाराओं में दोषी करार दिया। दिल्ली की कड़कड़दूमा कोर्ट ने 2020 के उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों से जुड़े इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारी अंकित शर्मा हत्याकांड में बड़ा फैसला सुनाते हुए आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन समेत 5 आरोपियों को दोषी करार दिया। अंकित शर्मा हत्याकांड का फैसला सिर्फ एक मामले का निष्कर्ष नहीं, बल्कि ये भी बताता है कि डिजिटल सबूत, वैज्ञानिक जांच और प्रत्यक्षदर्शियों की गवाही किसी भी संवेदनशील आपराधिक मामले में कितनी अहम भूमिका निभाती है। अब सभी की निगाहें जो है अगली कानूनी प्रक्रिया पर रहेगी। कैमरा पर्सन पवन के साथ तनु चौधरी, दिल्ली। करीब 6 साल तक चली जांच, फोरेंसिक एविडेंस, गवाहों के बयान और लंबी सुनवाई के बाद ये फैसला आया। इस मामले में कुल 11 आरोपी थे, जिनमें से 6 आरोपियों को कोर्ट ने बरी कर दिया। ताहिर हुसैन से जुड़े इस मामले में भी 91 गवाहों, सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल लोकेशन और एफएसएल रिपोर्ट जैसे सबूत जांच और सुनवाई का अहम हिस्सा बने। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। और अब बात करेंगे एक ऐसे नेटवर्क की जिसने सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ा दी थी। एक ऐसा जाल जिसके तार सीमा पार तक जुड़े होने का दावा किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में हुई इस बड़ी कार्रवाई में कई चौंकाने वाली बातें सामने आई हैं। आखिर कैसे चल रहा था ये नेटवर्क और जांच में क्या क्या खुलासे हुए, ये रिपोर्ट देखिए। सीमा पार से साजिश, नशे के कारोबार का जाल और उस जाल के पीछे छिपे आतंक के मंसूबे। एक ऐसा नेटवर्क जो सिर्फ ड्रग्स की तस्करी तक सीमित नहीं था, बल्कि सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक इसके तार आतंक की फंडिंग से जुड़े हो सकते हैं। जम्मू कश्मीर में इसी नार्को टेरर नेटवर्क के खिलाफ अब तक की बड़ी कार्रवाइयों में से एक कार्रवाई सामने आई है। जांच एजेंसियों ने इस मामले में 10 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। आरोप है कि ये नेटवर्क पाकिस्तान समर्थित तत्वों के संपर्क में था और नशे के जरिए जुटाए गए पैसों का इस्तेमाल आतंकी हरकतों को बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा था। अब इस पूरे मामले में ट्रायल शुरू होने जा रहा है, जहां जांच एजेंसियों की तरफ से पेश किए गए सबूत, गवाहों के बयान और आरोपों की कानूनी जांच होगी। बता दें, ये कहानी शुरू होती है जम्मू कश्मीर से, एक ऐसे इलाके से जहां सुरक्षा एजेंसियां लंबे समय से आतंकवाद और सीमा पार से होने वाली
साजिशों के खिलाफ लड़ाई लड़ रही हैं। बदलते वक्त के साथ आतंकी नेटवर्क ने भी अपने तरीके बदले हैं। अब सिर्फ हथियारों और घुसपैठ के जरिए नहीं, बल्कि पैसों के नेटवर्क के जरिए भी अपनी हरकतों को चलाने की कोशिश करते हैं। इसी चुनौती को देखते हुए सुरक्षा एजेंसियों ने नार्को टेरर नेटवर्क पर अपनी निगरानी बढ़ाई। जांच में यह भी पता लगाने की कोशिश की गई कि ड्रग्स की तस्करी से जुड़े लोग किन लोगों के संपर्क में हैं, पैसा कहां से आ रहा है और इसका इस्तेमाल किस मकसद के लिए किया जा रहा है। एजेंसियों के मुताबिक इस मामले में जांच के दौरान कई खास जानकारियां सामने आई। स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी SIA कश्मीर की जांच में सामने आया कि इस ड्रग्स के पूरे नेटवर्क को आतंकी संगठन लश्कर तैयबा से जुड़े पाकिस्तान और POK में बैठे आतंकी चला रहे थे। जांच में यह भी पता चला कि सीमा पार से ड्रग्स की खेप जम्मू कश्मीर भेजी जाती थी और इसकी बिक्री से मिलने वाली रकम का इस्तेमाल आतंकियों को फाइनेंशियल मदद देने और घाटी में आतंकवाद का इकोसिस्टम बनाए रखने के लिए किया जाता था। बता दें, जांच में SIA ने इस बड़ी साजिश में 16 आरोपियों की पहचान की। इनमें 4 आरोपी पाकिस्तान और POK में बैठे आतंकी हैंडलर हैं। जांच एजेंसी अब तक 10 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। गिरफ्तार आरोपियों में रूबीना नजीर मलिक, इशफाक अहमद मीर, मुदासिर अहमद पोसवाल, सफीर अहमद मुगल, मोहम्मद राशिद ठक्कर, मोहम्मद रियाज लोहार, जावेद इकबाल ठक्कर उर्फ राजा ठक्कर, अब्दुल राशिद मीर, अब्दुल राशिद भट्ट और बशारत अली पोसवाल शामिल हैं। जम्मू कश्मीर में चल रहे नशे के कारोबार के पीछे पाकिस्तानी एंगल और पाकिस्तान से जुड़े हुए तार सामने आए हैं। दरअसल इस पूरे कारोबार का खुलासा उस समय हुआ जब SIA ने कुछ लोगों को गिरफ्तार किया, एक मामला दर्ज किया और उसके बाद एक चार्जशीट जो है वो कोर्ट में दाखिल की है। इस चार्जशीट में कुल 16 जो लोग हैं वो नामजद किए गए हैं। इनमें से 4 लोग जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए हैं, 2 लोग अभी फरार चल रहे हैं, जबकि 10 लोग जो हैं उन्हें गिरफ्तार किया गया है और अब इसको लेकर एक जो केस है वो दायर हुआ है और अब जो चार्जशीट है वो पेश होने जा रही है। दरअसल लश्कर तोयबा आतंकी संगठन है, वो इस पूरे नशे के कारोबार के पीछे है, जो नशा चला रहा है और उसके बाद वो आतंकियों को भारत में बेच रहा है। और इसके साथ साथ जो है वो अब इंतज़ार इस चीज़ का किया जा रहा है कि कब ये जांच जो है वो पूरी होगी और सबूतों के आधार पर यह फैसला हो जाएगा कि जो पाकिस्तान स्थित आतंकी हैं वो अब नशे के कारोबार में युवाओं को जो है वो जोड़ रहे हैं और इसके सरगना पाकिस्तान में बैठे हुए हैं। अब सबूत जब कोर्ट में पेश किए जाएंगे तो उसके बाद इन लोगों को जो है वो सजा होगी। कुपवाड़ा जिले के अमरोही अरना का रहने वाला सगीर अहमद पोसवाल अभी भी फरार है। वो कुपवाड़ा जिले के अमरोही अरना इलाके का रहने वाला है। जांच एजेंसी उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार कोशिश कर रही है। वहीं जांच में जिन 4 पाकिस्तानी और POK आधारित आतंकियों के नाम सामने आए हैं उनमें तारिक अहमद मलिक उर्फ दिलावर, अलिफ उद्दीन बदाना, मुश्ताक अहमद नाइक उर्फ उस्मान भाई और फिरदौस अहमद डार उर्फ अमर डार शामिल हैं। ये सभी फिलहाल पाकिस्तान में मौजूद बताए गए हैं और कोर्ट द्वारा घोषित फरार अपराधी हैं। इस मामले का एक आरोपी मुश्ताक अहमद मलिक उर्फ राही पहले ही सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में मारा जा चुका है। वो बारामूला जिले के सोपोर क्षेत्र का रहने वाला था। फरार आरोपियों में कुपवाड़ा का रहने वाला सगीर अहमद अभी भी फरार है, जिसे ढूंढने के लिए इस वक्त पूरा तलाशी अभियान भी चल रहा है और सुरक्षा एजेंसी उसे ढूंढ रही हैं। जब इसे ढूंढा जाएगा तो उसके बाद इससे पूछताछ होगी तो कहीं और खुलासे होंगे, क्योंकि अब सुरक्षा एजेंसीज जो है वो पूरा पता लगाएंगी कि आखिर ये लोग कहां से इस नशे की जो खेप है उसे लाते हैं और किस किस को यहाँ पर देते हैं। क्योंकि इस पूरे नेटवर्क से जो पैसा आता है वो पैसा अब आतंकी जो संगठन है उन पर लगाया जाता है और देश में हालात खराब करने की कोशिश की जाती है। उसको लेकर जो है वो अब सुरक्षा बल और सुरक्षा एजेंसीज हैं वो पूरी तरह से नकेल जो है वो इस पूरे नेटवर्क पर कस रही हैं। रवि शर्मा, भारत एक्सप्रेस न्यूज, जम्मू। आतंक के खिलाफ लड़ाई में अब सिर्फ सीमा पर मुकाबला नहीं होता, बल्कि उन आर्थिक रास्तों को भी रोकना जरूरी हो गया है जिनसे आतंकी नेटवर्क को मजबूती मिल सकती है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा एजेंसियों की कोशिश अब एक ऐसे नेटवर्क को तोड़ने की है जो नशे, पैसों और आतंक के बीच पुल बनाने का काम कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।
क्राइम की दुनिया की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब बात करेंगे तीसरी बड़ी रिपोर्ट की, जहां तिहाड़ जेल में रिश्वतखोरी के एक ऐसे नेटवर्क का खुलासा हुआ है। आरोप है कि यहां कैदियों को सुविधाओं का लालच देकर पैसों का खेल चलाया जा रहा था। आखिर कौन थे इस नेटवर्क के चेहरे, कैसे चलता था यह पूरा खेल और जांच में क्या क्या सामने आया, देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। जेल की ऊंची दीवारें, लोहे की सलाखें और कड़ी सुरक्षा के बीच एक ऐसी दुनिया जहां हर कदम पर निगरानी का दावा किया जाता है। लेकिन अगर इन्हीं दीवारों के पीछे सुविधा और पैसों के बदले नियमों को तोड़ने का खेल चलने लगे तो सवाल उठना तय है। देश की सबसे सुरक्षित माने जाने वाली जेलों में शामिल तिहाड़ और रोहिणी जेल को लेकर एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने जेल व्यवस्था पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। दिल्ली सरकार की एंटी करप्शन ब्रांच ने दिल्ली की जेलों में वसूली और रिश्वत रैकेट का भंडाफोड़ किया है। जांच में जेल अधिकारियों, कैदियों, वकीलों और आम लोगों के बीच क्रिमिनल साठ-गांठ का पता चला तो इस रैकेट से जुड़े 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इनमें जेल अधिकारी, कैदी, वकील और आम लोग शामिल हैं। वहीं जांच में ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल सिंडिकेट का भी पर्दाफाश हुआ। आरोपी पर अंडर ट्रायल कैदियों के परिवार वालों से जेलों के अंदर सुरक्षा, खास ट्रीटमेंट और दूसरी सुविधाएं देने के बदले पैसे वसूलने के आरोप हैं। पैसे लेकर कैदियों को वो सुविधाएं भी मिलती थीं जिनकी परमिशन नहीं होती। एंटी करप्शन ब्रांच को 9 फरवरी को शिकायत मिली थी। इसमें शिकायत करने वाले ने आरोप लगाया था कि उसके पिता और भाई रोहिणी जेल में अंडर ट्रायल कैदी के तौर पर बंद हैं। पीड़ित को इन दोनों की सुरक्षा और आराम के लिए पैसे देने के लिए मजबूर किया जा रहा है। शिकायत मिलने के बाद तुरंत कार्रवाई करते हुए एंटी करप्शन ब्रांच ने जाल बिछाया और आरोपियों को रंगे हाथ 1 लाख रुपए रिश्वत के साथ पकड़ा। इसके बाद इस मामले में एफआईआर दर्ज की, साथ ही ऑपरेशन में 1 लाख रुपए की रिश्वत की रकम भी बरामद की। वहीं शुरुआती जांच में पता चला कि रोहिणी जेल के वार्डर दिनेश डबास, पंकज कुमार और रवि कुमार तिहाड़ जेल के हेड वार्डर जोगेंद्र, मनीष और आशीष राणा मिलकर वसूली को अंजाम देते हैं। इसके बाद इन्हें गिरफ्तार किया गया। देश की सबसे सुरक्षित जेलों में गिने जाने वाली तिहाड़ और रोहिणी जेल अब कथित रिश्वतखोरी नेटवर्क को लेकर सवालों के घेरे में है। जांच में आरोप है कि कैदियों को वीवीआईपी सुविधा दिलाने के नाम पर अवैध वसूली का खेल चल रहा था। इसी मामले में 6 हेड वार्डर और 11 लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई है। आखिर जेल की सुरक्षा व्यवस्था के बीच ये नेटवर्क कैसे काम कर रहा था और जांच एजेंसियों को कौन कौन से अहम सुराग मिले हैं। फिलहाल जांच एजेंसियां इस पूरे नेटवर्क की वित्तीय और प्रशासन कड़ियों को खंगाल रही है। ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस रिश्वत के कथित खेल में कौन कौन शामिल था और इसका मास्टरमाइंड कौन था। आने वाले दिनों में जांच का दायरा और बढ़ सकता है और पता लग सकता है कि आखिरकार इसमें कौन कौन लोग शामिल है। कैमरा पर्सन पवन के साथ तनु चौधरी, दिल्ली। आगे की जांच में अब शुरुआती गिरफ्तारियों से आगे तक फैली एक बड़ी आपराधिक साजिश का पता चला है। बैंक अकाउंट, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, डिजिटल सबूत, मोबाइल फोन डेटा के एनालिसिस से पता चला कि कई बैंक अकाउंट के जरिए गैर कानूनी पेमेंट किए जा रहे थे और सिंडिकेट के सदस्यों के बीच बांटने के लिए रकम कैश में निकाली जा रही थी। जांच के दौरान इकट्ठा किए गए सबूतों के आधार पर 5 और आरोपियों की पहचान करके उन्हें गिरफ्तार किया गया। इनमें रोहिणी जेल के असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट सुनील कुमार, हेड वार्डर योगेश, वार्डर जगबीर, बागपत के वकील हरिंद्र बंसल और दिल्ली के विप्लव खारी शामिल हैं। जेल में वीआईपी ट्रीटमेंट का लालच किसी भी व्यवस्था के लिए बड़ा खतरा हो सकता है, क्योंकि जेल का मकसद कानून के तहत सजा और सुधार की प्रक्रिया को लागू करना होता है, न कि पैसे या पहचान के आधार पर अलग व्यवहार करना। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो आजा गुनहगार में आपने देखा क्राइम और साजिश जुड़ी 3 बड़ी स्टोरी।
पहली स्टोरी में बात हुई दिल्ली दंगों से जुड़े उस मामले की जहां 91 गवाह, सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल लोकेशन और एफएसएल रिपोर्ट जैसे सबूत जांच का अहम हिस्सा बने और अदालत में पेश किए गए। दूसरी खबर में बात हुई जम्मू कश्मीर में नार्को टेरर नेटवर्क पर हुई बड़ी कार्रवाई की, जहां लश्कर तैयबा से जुड़े 10 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई और अब मामला ट्रायल की ओर बढ़ रहा है। और तीसरी खबर में आपने देखा तिहाड़ और रोहिणी जेल से जुड़ा रिश्वतखोरी का मामला, जहां कैदियों को वीआईपी ट्रीटमेंट और सुविधाओं का लालच देकर उगाही नेटवर्क चलाने के आरोप में 6 हेड वार्डन समेत 11 लोगों पर कार्रवाई हुई है। क्राइम चाहे कितना भी छिपाने की कोशिश करे, सबूतों और जांच के सामने सच्चाई ज्यादा देर तक छिप नहीं सकती। इसी के साथ आज के गुनहगार में इतना ही। कल फिर मिलेंगे क्राइम की दुनिया की और बड़ी खबरों के साथ। तब तक हमें दीजिए इजाजत। देश और दुनिया के तमाम खबरों के लिए बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ। स्टे सेफ, स्टे अलर्ट। शुभ रात्रि।